गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, फाइनेंशियल अकाउंट का नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हम सब जानते हैं कि बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कहलाता है कैपिटल, को अकाउंटिंग टर्म में। अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट जो बिजनेस में आपको डेली रूटीन के एक्सपेंसेस वगैरह करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट लगता है वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ परचेज करना है तो सप्लायर्स को जो पेमेंट करना है, फिर कस्टमर से जो पैसा आने वाला है, स्टॉक आप खरीदोगे तो, या फिर हमारे बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो ये सारी चीजें जो होती है डेली बेसिस पे, इसके लिए जो फंड लगता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले देखते हैं दो टाइप की वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक कह सकते हैं हम फिक्स वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, और दूसरा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल या फिर करंट वर्किंग कैपिटल। फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होगा, तो जैसा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमको बिजनेस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, लैंड बिल्डिंग एक्वायर करना पड़ेगा। तो इनमें जो पैसा लगेगा वो कहलाता है फिक्स वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। क्योंकि ये पैसा बिजनेस से विड्रॉ नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म तक के रहेगा, परमानेंट नेचर का हो सकता है, तो फिक्स या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी, या फिर फिक्स वर्किंग कैपिटल, वो पैसा जो आपने अपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया। दूसरा है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल या फिर करंट वर्किंग कैपिटल। ये वो पैसा होगा जो आपने इन्वेस्ट किया है करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना मतलब क्या, कि आपने किसी से मटेरियल परचेज किया, मतलब स्टॉक परचेज किया, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए जो कैश आप रखने वाले हो, आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होगा, जो डेली बेसिस पे जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस करने के लिए जो पैसा लगता है वो कहलाता है आपका टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। यानी नॉर्मली हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि फिक्स वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सी होगी, वो कैपिटल जो आपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है, और जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। एक हो सकता है आपका ये, तो अगर से टाइम के बेस पे हमें पढ़ना है तो ये कहलाएगा, इसको हम टाइम बेस या फिर कह सकते हैं पीरियडिकल बेसिस पे। और अगर से बैलेंस शीट के बेसिस पे पढ़ना है तो फिर दो टाइप और हो सकती हैं। एक हो सकता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस मींस द टोटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी सिर्फ टोटल करंट एसेट्स। और नेक्स्ट होगा नेट वर्किंग कैपिटल, जो हमें पढ़ना है। हमारा जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें यही चीज हमें पढ़नी है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल यानी क्या होगा, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये कहलाता है नेट वर्किंग कैपिटल। हमें इस टॉपिक में जो पढ़ना होता है नॉर्मली वो यही कहलाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। अब इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, उसको हम हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं फॉर्मेट पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें दो अप्रोच भी होते हैं वर्किंग कैपिटल में। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इनर एंड आउटर। अब चाहो तो सिंगल कॉलम में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब हमें वो यही पढ़ना है। हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्मेट में पहला हेडिंग होगा करंट एसेट्स, पहला जो मेन हेडिंग होगा दैट इज करंट एसेट्स।
क्वेश्चन में जितनी भी करंट एसेट्स आपको दिया होगा पहले वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसका पहला पार्ट है पार्ट ए, दैट इज अ करंट एसेट्स या फिर 1 भी कह सकते हो। करंट एसेट्स में आपको पहले तो 3 स्टॉक लिखने हैं। पहला लिखना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम सब जानते हैं कि क्या होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप मटेरियल परचेज करते हो वो रॉ फॉर्म में होता है, मतलब जिसके ऊपर 0% प्रोसेस होती है। फिर आपको लिखना है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जिसके ऊपर कुछ प्रोसेस हो चुकी है और कुछ प्रोसेस होना बाकी है, मतलब वो 0% भी नहीं है और 100% भी नहीं है। कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, 0% प्रोसेस है, मतलब वो रॉ मटेरियल है। अगर से 1% से लेके 99% तक के प्रोसेस हो चुकी है, मतलब वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और अगर से 100% प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो फिर वो बन जाता है फिनिश गुड। तो करंट एसेट्स में हम लिखेंगे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये क्या होगा, तो 100% वर्किंग जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है तो वो फिनिश गुड कहलाएगा। 1% से लेके 99% तक के प्रोसेस अगर कंप्लीट हो चुकी है मतलब वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। 0% प्रोसेस हुई है मतलब वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में आएगी। तो पहला हेडिंग हमने लिखा है करंट एसेट्स, इसमें 3 स्टॉक हमने लिखा है स्टार्टिंग से। पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इसके बाद आप लिख सकते हो इसमें डेटर्स या फिर कस्टमर, डेटर्स या फिर कस्टमर। जिन कस्टमर्स को आपने गुड्स सोल्ड किया होगा ऑब्वियस सी बात है उनको भी आपने टाइम दिया होगा कुछ 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, डेटर्स या फिर कस्टमर कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैश एंड बैंक बैलेंस, अगर से क्वेश्चन में दिया होगा वो। एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन, यानी रेयर केस में होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस आपने पेमेंट कर दिया है तो वो भी आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका करंट एसेट्स। ये टोटल आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। पहले हम हेडिंग देंगे फॉर्मेट का स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसमें फर्स्ट हेडिंग है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 3 स्टॉक हमें लिखना है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आउटर में लिखोगे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फिलहाल मैंने यहाँ पे आउटर में लिखा है लेकिन उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी क्या होगा हम सब जानते हैं, कच्चा माल, मतलब जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, जस्ट हमने रॉ फॉर्म में परचेज किया है सप्लायर से। फिर एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज जिसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हम उसको कह सकते हैं 1% से लेकर 99% तक के अगर से प्रोसेस है इसके बीच में है तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। फिर थर्ड हमने लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जिसके ऊपर 100% प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है वो कहलाता है, वो बन जाता है फिनिश गुड, मतलब उसको मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है डेटर्स या कस्टमर। फिर क्वेश्चन में कैश हो सकता है जो डेली के एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए आपके पास होगा या फिर आपका बैंक बैलेंस होगा। एंड लास्ट वन इज इफ एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। और इसका सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हम सब जानते हैं बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज लिखते हैं। लायबिलिटीज को अगर से बेसिकली मेन 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटीज यानी वो लायबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करना होता है, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में करना है, विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ। करंट लायबिलिटीज में हम लिखेंगे फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स या सप्लायर। क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर, जिनसे आपने मटेरियल परचेज किया है, ऑब्वियस सी बात है आपको साइड मिलेगा 15 डेज, 1 मंथ या फिर हार्डली 2 मंथ्स। नेक्स्ट आएगा लैग इन पेमेंट। लैग इन पेमेंट, लैग का मीनिंग होता है डिले, या फिर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
लैग इन पेमेंट या फिर आउटस्टैंडिंग, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग होगा, अगर से क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है कभी तो वो भी आपको करंट लायबिलिटीज में ही लिखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज में वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती इसमें। फर्स्ट हमने लिखा है क्रेडिटर्स यानी सप्लायर जिनसे हमने मटेरियल परचेज किया, जिन्हें हमें पेमेंट करना है विद इन अ मंथ। फिर लैग इन पेमेंट यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एग्जांपल के लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस। और बैंक ओडी वगैरह दिया है तो वो फिर इसका भी टोटल कर लेंगे। और फिर पॉइंट नंबर सी हम लिख देंगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ए माइनस बी, जिसे हम कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अगर से क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज वगैरह दिया है तो वो इसमें ऐड किया जाएगा। नॉर्मली ये फॉर्मेट आएगा। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दो मेन हेडिंग हमने लिखा है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो पहले सारी करंट एसेट्स हमें लिखनी है, फिर करंट एसेट्स की टोटल में से हमें करंट लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर देना है। तो करंट एसेट्स में 3 स्टॉक हमने लिखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। फिर हमने लिखा है डेटर्स या फिर हम उसको कह सकते हैं कस्टमर कैश बैंक एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन। Then next one is current liabilities। current liabilities में लिखा है क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। लैग इन पेमेंट मतलब डिले, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है फाइनल अकाउंट वगैरह हमने पढ़ा था उसमें दिया होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी है वो। बैंक ओवरड्राफ्ट इफ गिवन, जैसे नॉर्मली दिया नहीं रहता है, जैसे दिया होगा तो याद रखिएगा करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए। फिर हम इसका टोटल करेंगे। और फिर हमने लिखा पॉइंट नंबर 6 नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे ही हम कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें याद रखिएगा 2 अप्रोच होते हैं, अब अलग अलग ऑथर्स हैं और अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग अप्रोचेस भी अलग अलग है। इसमें जो पहला अप्रोच होता है कैश कॉस्ट अप्रोच और दूसरा होता है टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक होता है कैश कॉस्ट अप्रोच और दूसरा टोटल कॉस्ट अप्रोच। क्वेश्चन में अगर से हमें स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो हम नॉर्मली याद रखिएगा कि यही अप्रोच फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन दैट इज कैश कॉस्ट अप्रोच। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कैश कॉस्ट अप्रोच जो होता है इसमें याद रखिएगा एक्सपेंसेस या जब हम ओवरहेड कंसीडर करते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड किया जाता है। और जब हम डेटर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो डेटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड के कॉस्ट पे, या फिर हम इसे कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, COGS। और जबकि टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, एक्सपेंसेस या ओवरहेड में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है, जबकि ये नॉन कैश है, लॉजिकली देखा जाए तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 2 अप्रोचेस होते हैं, कैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। नॉर्मली जो अप्रोच फॉलो किया जाता है दैट इज द कैश कॉस्ट। मतलब अगर से क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड दिया होगा ओवरहेड्स में, एक्सपेंसेस में, तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। और डेटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे या फिर फिनिश्ड गुड का जो हमारा टोटल होता है उस पे। जबकि टोटल कॉस्ट अप्रोच में एक्सपेंसेस या ओवरहेड में डेप्रिसिएशन अगर से इंक्लूड है तो उसको इंक्लूड करके ही कैलकुलेट करेंगे। और डेटर्स का कैलकुलेशन होता है सेलिंग प्राइस पे। डेटर्स का कैलकुलेशन किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे, मतलब सेल पे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि 2 अप्रोच है, एक होता है कैश कॉस्ट अप्रोच और दूसरा टोटल कॉस्ट। नॉर्मली हम जो फॉलो करेंगे वो होगा कैश कॉस्ट अप्रोच। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, कंप्लीशन स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
अब वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग मैंने क्या कहा कि वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है लेकिन 100% मतलब पूरी प्रोसेस नहीं हुई। अगर सिर्फ सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है प्रोडक्ट पे तो वो कहलाता है फिनिश गुड। लेकिन अगर सिर्फ सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है मतलब वो अभी भी अंडर प्रोसेस है तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्लीशन स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर से क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन स्टेज नहीं दिया होगा तो ये हमारा एजम्पशन होगा कि रॉ मटेरियल माना जाएगा कि हमने 100% लगा चुके हैं, जबकि लेबर एंड ओवरहेड्स माना जाएगा 50% लगा हुआ है। ये एज्यूम फिगर होता है। नॉर्मली आपको यही फॉलो करना है कि ये माना जाएगा कि मटेरियल 100% लग चुका है इसमें और बाकी लेबर एंड ओवरहेड जो है वो 50%। और अगर से क्वेश्चन में अलग से कंप्लीशन स्टेज दिया है इफ गिवन इन क्वेश्चन तो फिर वो आपको फॉलो करना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन स्टेज अगर से नहीं दिया होगा तो हम इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मानेंगे कि 100% मटेरियल लग चुका है और लेबर एंड ओवरहेड माना जाएगा कि 50% लगा हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर से क्वेश्चन में कंप्लीशन स्टेज अलग से कुछ दिया है जैसे मटेरियल 60%, लेबर एंड ओवरहेड 50 एंड सो ऑन तो हम वो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर से इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यही एजम्पशन लेना होगा जब हम वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे टॉपिक का क्या नाम था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें हमने एक फॉर्मेट बनाया जिसका हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमने लिखा है, क्वेश्चन में जितनी भी करंट एसेट्स दिया होगा वो सारी लिखिएगा, उसका टोटल करेंगे, फिर इसमें से करंट लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर देंगे, दैट इज फिर जो फाइंड आउट होगा वो कहलाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दो अप्रोच होते हैं इसमें, कैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अप्रोच। नॉर्मली जो मोस्टली बुक्स में वगैरह में या फिर जो हमें फॉलो करना है वो होगा कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच में याद रखिएगा कि ओवरहेड जो होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें कैश एक्सपेंसेस ही इंक्लूड किया जाता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉन कैश मींस डेप्रिसिएशन। अगर से क्वेश्चन में दिया है कि ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। नहीं दिया है तो जो ओवरहेड है वो। फिर डेटर्स का कैलकुलेशन होता है, फिनिश गुड की जो कॉस्ट होती है उस पे, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर से क्वेश्चन में दिया होगा, फिनिश गुड की कॉस्ट पे या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। जबकि इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा टोटल कॉस्ट अप्रोच। अगर से क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल कॉस्ट अप्रोच फॉलो करना है तो फिर एक्सपेंसेस या ओवरहेड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस या लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, तो उसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर करके उसको सॉल्व किया जाएगा। और डेटर्स का जो कैलकुलेशन होगा वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? एंड लास्ट वन मैंने लिखा है कंप्लीशन स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की कंप्लीशन स्टेज अगर से नहीं दिया है तो ये एज्यूम कंप्लीशन स्टेज माना जाएगा कि मटेरियल 100% लग चुका है, जबकि लेबर एंड ओवरहेड जो है हमारा वो 50% लगा होगा। अगर से क्वेश्चन में अलग से कंप्लीशन स्टेज दिया है तो फिर हम वो अप्लाई करेंगे, और नहीं दिया है तो ये एजम्पशन आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है?